जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद विपिन में। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स फाउंडेशन, लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया, पर्सनली भी मैसेज किया इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे कि सर एनसीईआरटी करा दीजिए। फाउंडेशन मतलब आप उसके बाद करा दीजिएगा, मतलब एनसीईआरटी जो टॉपिक्स है उनको आप कवर कर दीजिए सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से। तो एनसीईआरटी क्लास 10th के जो भी मतलब साइंस केमिस्ट्री वाला टॉपिक था उसको मैंने कवर कर दिया था। क्लास 9 का फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजी मैं नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर मुझसे पीडीएफ बन जाएगा तो मैं पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। मैंने स्टार्टिंग बोला था बायोलॉजी में नहीं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कराने वाला हूँ, ठीक है। फिजिक्स में एक चैप्टर हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, उसमें 2 टॉपिक बचे हुए हैं, वो आपको डिटेल से फाउंडेशन लेवल तक का पढ़ाया गया। उसके बाद उसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री के जो 5 चैप्टर हैं उनको मैंने कवर कर दिया था क्लास 10th वाला। अब बाकी जो फिजिक्स के जो एनसीईआरटी क्लास 10th के जो भी और चैप्टर बचे हैं उसको हम लोग पीपीटी फॉर्म में ऐसे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो एनसीईआरटी फिजिक्स है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और जिसमें हम लोग कौन सा चैप्टर है, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और एक ही क्लास में इसको हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। जब भी किसी चुंबक में, ठीक है, मतलब ये आप मान लीजिए कोई ऐसा चालक है, उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो एक मैग्नेट की तरह से वो काम करने लगता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, जब किसी चालक में विद्युत धारा गुजारी जाती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं, इसे ध्यान रखना। अब ये क्रिश्चियन ओरेस्टर ने क्या किया था, मतलब एक साइंटिस्ट है, इन्होंने एक मैग्नेट का खोज किया था। क्रिश्चियन ओरेस्टर ने प्रयोगों से सिद्ध किया कि विद्युत और चुंबकत्व आपस में संबंधित है, मतलब संबंधित परिघटना है। मतलब क्या क्रिश्चियन ओरेस्टर ने ही सबसे पहली बार बताया था कि विद्युत और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इन दोनों का मतलब आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। मतलब अगर विद्युत देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ बन जाएगा। मतलब अगर जहाँ पे विद्युत है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे विद्युत भी बनता है। इसको सबसे पहले किसने बताया था, ओरेस्टर ने बताया था, इसे ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं, मैग्नेट के प्रॉपर्टी। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा मैग्नेट हो गया, ठीक है, ये हमारा इसके 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है हमारा साउथ। इसमें 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक के समान ध्रुवों के एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे मान लीजिए चुंबक के समान ध्रुव, जैसे मान लीजिए नॉर्थ के पास जाएगा तो इसको ढकेलेगा, रिपल करेगा, ठीक है, प्रतिकर्षित करेगा। और जबकि जो उल्टा, मतलब यहाँ मान लीजिए साउथ है, इधर नॉर्थ आ गया, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। मतलब समान ध्रुव एक दूसरे को विपरीत मतलब ढकेलते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत जो चुंबक के ध्रुव होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसी ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, एक स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में व्यवस्थित होता है। मतलब अगर कोई चुंबक है उसको हम लोग स्वतंत्र रूप से लटका दें तो उत्तर और दक्षिण के डायरेक्शन में क्या होगा, वो व्यवस्थित, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, व्यवस्थित होगा, मतलब रुकेगा आगे। इसी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, चुंबक का ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर व्यवस्थित होता है उसे हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। और जो दक्षिणी ध्रुव की दिशा में व्यवस्थित होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम लोग साउथ पोल बोलेंगे, ठीक है, इसे ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसके अंदर, जैसे मान लीजिए इसके चारों तरफ एक फील्ड होगा, एक क्षेत्र होगा, इसके अंदर अगर कोई दूसरा चुंबक या कोई मतलब चुंबकीय पदार्थ को लेकर आता है, या तो उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित मतलब ढकेल देगा। तो इस क्षेत्र को, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और एक सदिश राशि होता है, सदिश राशि का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसमें दिशा भी होगा और परिमाण दोनों होगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, ध्यान रखना, ओरेस्टेड होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होती है इसका मात्रक यूनिट क्या होता है, ओरेस्टेड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैग्नेट है, तो यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं, मतलब एक काल्पनिक रेखा होती है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बोलते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की काल्पनिक रेखाओं को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी चुंबक के चारों तरफ जो काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा निकल के इधर जा रहा है, ठीक है। इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके गुण, इसके प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलते और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर विलीन हो जाते हैं, और चुंबक के अंदर इनकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हमारा चुंबक हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब चुंबक के बाहर, लेकिन चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है। तो देखिए ये साउथ से नॉर्थ की तरफ गया, सॉरी नॉर्थ से साउथ की तरफ गया और साउथ से नॉर्थ, तो एक क्लोज लूप नहीं बन गया, तो एक बंद वक्र का ये लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जबकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़े थे तो उसमें क्लोज लूप का निर्माण नहीं होता, इसे ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं,
चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता पर निर्भर करती है। अब चुंबकीय रेखाएं क्षेत्र रेखा जितना नजदीक होंगी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उतना ही अधिक होगा। अतः जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है, अधिक होता है। अगला देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते, मतलब जो क्षेत्र रेखाएं यहाँ पे निकलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ठीक है, ऐसे चलते हैं, काटते नहीं एक दूसरे को, इस चीज ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ इधर चल रहा है और इधर अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रहा है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती। अब देखिए अगर क्लास 10th में आप लोग पढ़ रहे होते तो ये एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन कंपटीशन में ये नहीं पूछने वाला, डोंट वरी, ठीक है, एक टेंशन नहीं लेना, आप लोग चाहिए तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब किसी सीधे चालक में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक है। तो वो हम लोग उसके बारे में देखते हैं क्या होता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा गुजारी जाती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। धारावाही सीधे चालक के चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। संकेंद्रित मतलब क्या होता है, ऐसे मतलब एक ही केंद्र रहेगा, उसके चारों तरफ क्या बनेगा, कई सारे वृत्त बनते चले जाते हैं। जैसे जैसे विद्युत धारावाही सीधे चालक तार से दूर जाते हैं तो संकेंद्रित वृत्तों का आकार भी क्या होता है, बढ़ने लगता है, इसी ध्यान, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे बन रहा है ये चीज, ठीक है, तो ये पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करते। ये तो वही पीपीटी लग गया, ठीक है, सेम पेज, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम निम्न कारकों पर निर्भर करता है, मतलब किसी बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका परिणाम, उसका रिजल्ट जो होता है, रिजल्टेंट होता है, वो कई कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। विद्युत धारा का परिमाण मतलब मात्रा, मतलब विद्युत धारा जितना अधिक होगा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि की जाती है वैसे वैसे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में भी क्या होता है, वृद्धि होता है, परिमाण में वृद्धि होता है, इसे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारावाही चालक से दूरी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। अब जैसे विद्युत धारा चालक से अगर दूरी बढ़ेगा विद्युत धारा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो उसका भी जो परिमाण है वो भी क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, किसी विद्युत धारावाही चालक के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करता है, ये भी ध्यान रखना, उसके प्रवाह की दिशा पर भी निर्भर करता है। किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे नियम का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। तो दाहिने हाथ के अंगूठे नियम का नियम क्या कहलाता है, राइट थंब, जिसे हम लोग राइट हैंड थंब बोलते हैं। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक को दाहिने हाथ से पकड़ा जाए, अंगूठे को सीधा रखा जाए, यदि विद्युत धारा की दिशा अंगूठे की दिशा में होगा तो जो उंगलियों को लपेटने का जो दिशा होगा वही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा, ठीक है। इस पॉइंट को मतलब अब यहाँ पे अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता है तो इसको हम समझा पाते हैं, सामने पढ़ा रहे तो समझा पाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं समझना है तो यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे समझा देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा रॉड हो गया, ठीक है, विद्युत धारा, अब यहाँ पे से इसको पकड़ लीजिए तो अंगूठा जो हमारे ऊपर ना ये इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा का बताएगा, और इसको हम लोग अपने हाथ को ना ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, पाल्म को अपने मतलब जो पंजा होता है ना हथेली उसको घुमाएंगे तो जो उंगली के घूमने का जो दिशा होता है ना यही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का ही क्या होता है, दिशा होता है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। मैक्सवेल ने कॉर्क स्क्रू नियम दिया था। अब इसमें उन्होंने क्या कहा था, इस नियम के अनुसार यदि स्क्रू की आगे की गति की दिशा धारा की दिशा दर्शाती हो तो स्क्रू के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, सेम यही चीज, ठीक है। जैसे मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया, इधर डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, तो ये जिधर घूम रहा है यही क्या कहलाएगा, मतलब जैसे स्क्रू आप लोग देखेंगे ना घुमाते तो ऐसे ऐसे घूम के चलता है ना, इसको इसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का ही क्या हो जाएगा, दिशा हो जाएगा, इसे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास सर्कुलर लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब अगर कोई सर्कुलर लूप है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास जिसे हम लोग सर्कुलर लूप बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उसी तरह उत्पन्न होता है जैसे कि एक सीधे धारावाही चालक में होता है, अर्थात इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्तों के रूप में होंगी, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख संकेंद्रित, ठीक है, जिसे हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, वृत्ताकार धारावाही चालक से दूर जाने पर संकेंद्रित वृत्तों का आकार निरंतर बढ़ता रहता है। अब जैसे धारावाही चालक से अगर दूर जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका आकार भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। देखिए जैसे जैसे ही हम वृत्ताकार पास के केंद्र पर पहुंचते हैं संकेंद्रित वृत्तों का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि वह सरल रेखा के रूप में प्रतीत होने लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जितना पास आएंगे तो ये सरल रेखा के रूप में प्रतीत होने लगता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं,
चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निम्न कारकों पर निर्भर, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो परिमाण है वो निम्न कारकों पे। विद्युत धारा का परिमाण, अगर विद्युत धारा को बढ़ाएंगे तो भैया चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ेगा। विद्युत धारा वाही चालक से दूरी, अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो भैया मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ने के साथ साथ घटता चला जाता है, चीज ध्यान रखना। अगला देखते हैं वृत्ताकार कुंडली क्या होता है। वृत्ताकार कुंडली को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्ताकार कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण घुमाव की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब वृत्ताकार जो कुंडली होता है ना उनके घुमाव पर निर्भर करता है, मतलब जितना अधिक घुमाव होगा उतना उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, चीज ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे जैसे कुंडली में घुमाव की संख्या बढ़ती है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि प्रत्येक घुमाव में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, अतः उनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जुड़ जाता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए सोलेनॉइड क्या होता है, परिनालिका जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एक मतलब ये बार मैग्नेट के तरीके से होता है, लेकिन इसके तरफ चारों ओर कॉइल लगे होते हैं। क्या होते हैं, कॉइल लगे होते हैं, और इसमें हम लोग क्या पास करते हैं, करंट पास करते हैं। मतलब ये मैग्नेट नहीं होता, एक मतलब समझ लीजिए मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसके चारों तरफ कॉइल लगा होता है। इसमें जब हम लोग करंट पास करते हैं ना, तो ये जो बार मैग्नेट के तरीके से होता है, रॉड होता है, ये चुंबक के तरीके से काम करने लगता है। इसी पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। यह एक बेलनाकार कुंडली है जो विद्युत रोधी तांबे के तार के कई फेरों से बनी होती है। मतलब यहाँ पे जो फेरा लगा होता है ना, किसका बना होता है, तांबे का होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह एक क्षण चुंबक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट के समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। बार मैग्नेट की तरह बताया ना, ठीक है, वही चीज है, उत्पन्न करता है। परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर समांतर होती हैं, जो यह दर्शाती है कि परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, समान है। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए सोलेनॉइड यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये सोलेनॉइड है, इसे कॉपर का तार लगा, यहाँ पे जब हम भी करंट पास करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हो जाता है। ठीक है, मतलब ये बार मैग्नेट के तरीके से काम करने लगता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। घुमाव की संख्या, मतलब जितने ज्यादा कॉइल्स होंगे उतने ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। धारा के परिमाण के समानुपाती, मतलब धारा का परिमाण जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। अब देखिए विद्युत चुंबक क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है, अस्थायी क्या होता है, चुंबक होता है। विद्युत चुंबक उसको बोलते हैं, मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, उदाहरण के हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, अब इसमें जब हम लोग करंट पास करेंगे तो ये मैग्नेट की तरीके से काम करने लगता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट देने पे जो मैग्नेट की तरीके से काम करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये जब तक इसमें धारा जाएगा, करंट जाएगा, तब तक ये मैग्नेट के तरीके से काम करेगा। उसके बाद जैसे ही धारा बंद होगा ये मैग्नेट के तरीके से काम करना बंद कर देगा। प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट में क्या यूज़ किया जा रहा है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेट के तरीके से, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब वही पॉइंट दिया, यदि परिनालिका के भीतर चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को रख दिया जाए तो वह मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय हो जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, इसे ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट देखना, अगला पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर जो बल लगता है, ठीक है, उसके बल के बारे में। जब किसी धारावाही चालक के आसपास कोई चुंबक रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, IBL sin थीटा, IBL sin थीटा, एक QVB sin थीटा, चार्ज पे भी डिपेंड करता है, लेकिन वो 10th में आप लोग के दिया नहीं है, वो मतलब आप 12th में पढ़ते हैं, 12th या 11th के चैप्टर में है, ठीक है, आप लोग वहाँ पे पढ़ते हैं, मतलब अगर कंपटीशन लेवल का पढ़ा रहे होते हैं फाउंडेशन, तो उसमें ये चीज़ मैं जिक्र करता है, IBL sin थीटा और QVB sin थीटा, दो प्रकार के हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और एक दो मैग्नेट के बीच की जो दूरी होती है उनके बीच के भी हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, μ/4πε0 M1 अपॉन r², ये भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्लास 10th में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, NCERT में। तो यहाँ पे देखिए, किसी धारावाही चालक के आसपास कोई चुंबक रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। एम्पियर के अनुसार, ये किसने बताया था, एम्पियर के अनुसार चुंबक भी विद्युत धारावाही चालक पर समान तथा विपरीत बल लगाते हैं, इसे ध्यान रखना। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, धारावाही चालक पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, मतलब वाम हस्त, मतलब लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया जाता है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, इसमें देखिए अंगूठा, जिसे हम अंगूठा बोलते हैं, तर्जनी, ये सिंगल वाली उंगली, और ये मध्यमा, ठीक है, इन तीनों को हम लोग एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत रखते हैं, तीनों को एक दूसरे के। और इसमें क्या होता है, जो तर्जनी हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। अब इसमें देखिए दो तरीके से, एक डॉट करके हम लोग शो करते हैं और एक क्रॉस करके शो करता है। जो डॉट वाला होता है ना, ये अंदर की तरफ शो करता है, मतलब ये तर्जनी वाला उंगली रखना ना, अंदर की तरफ रखना है। ठीक है, पहले चीज तो तीनों उंगली को आप लोग क्या रखेंगे, अगर मतलब ये वीडियो नहीं समझ में आएगा तो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, मतलब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आसानी से समझा दिया जाएगा। मतलब बहुत सारे लोग हैं 2 मिनट 3 मिनट में इसको पूरा डिटेल समझाएं, अगर सामने पढ़ा रहे होते तो इसको समझाते, लेकिन PPT से कहते समझा जाए। ठीक है, तो एक डॉट वाला होता है, इसको अंदर की तरफ रखा, ये जो तर्जनी होता है ना, इसको अंदर की तरफ रखते हैं। ये क्रॉस वाला होता है ना, ये बाहर की तरफ तर्जनी रखा जाता है। और जिसे मध्यमा धारा का दिशा दिया रहेगा, आपसे बल का दिशा पूछेगा, तो जिधर आपका अंगूठा आएगा,
ठीक है, मतलब तर्जनी तो एक तो अंदर हो जाएगा अगर डॉट रहेगा, और क्रॉस रहेगा तो बाहर की तरफ, और मध्यमा धारा की तरफ करेंगे और जिधर आपका अंगूठा अपने आप घूम जाएगा वही क्या होगा, बल का क्या हो जाएगा, दिशा हो जाएगा। इसी को हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं, इसी ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, चालक पर बल की दिशा निम्न कारकों पर निर्भर करती है। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा उस पर निर्भर करता है, और चुंबक क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की। तो भैया विद्युत धारा की दिशा जिधर रहेगा, ठीक है, उसी हिसाब से आपका अंगूठा भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ रहेगा तो अलग लगेगा, बाहर की तरफ रहेगा तो अलग लगेगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, चालक पर बल का परिणाम निम्न कारकों पर निर्भर करता है। मतलब चालक पर जो बल का, विद्युत धारा की मात्रा, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चालक की लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा के मध्य कोण, जैसे हम लोग पढ़े ना IBL sin थीटा, ये चीज़ होता है IBL sin थीटा, और एक हम लोग पढ़े QVB sin थीटा। तो इसके बीच का जो एंगल sin थीटा एंगल पे भी तो निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला पॉइंट देखते हैं, चालक पर बल का परिमाण तब उच्चतम होता है जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होती है। समकोण मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोला, धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो, समकोण, मतलब 90 डिग्री पे हो। तो 90 डिग्री पे होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा 90, और साइन थीटा पे 90 का मान मैक्सिमम होता है, कितना होता है 1 होता है। तो इसका वैल्यू जब 1 होगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा -1 और 1 के बीच के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनका वैल्यू -1 से +1 के बीच में होता है। तो सबसे मैक्सिमम क्या +1 है, तो इसका मतलब जो समकोण पे रहेंगे 90 डिग्री पे रहेंगे तभी क्या होगा, बल मैक्सिमम होगा, इसे ध्यान रखना, ठीक है। चालक पर बल का परिमाण निम्नतम तब होगा जब वो एक दूसरे के समांतर होंगे, मतलब 180 डिग्री पे, और साइन 180 का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, कितना होता है -1 होता है, कितना होता है, सॉरी मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, समांतर है तो कोई एंगल नहीं बनेगा, 0 रहेगा, ठीक है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस तो हो नहीं पाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें। अगला पॉइंट देखते हैं, विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर जिसे हम जनरेटर बोलते हैं, ध्वनि विस्तारांक यंत्र, माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र आदि में विद्युत क्या होता है, विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया था। मतलब ये जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किसमें यूज किया था, विद्युत मोटर, विद्युत मतलब इसमें पता करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, ये सारे मतलब इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब अगला पॉइंट देखते हैं, AC और DC करंट, मतलब इसमें उतना डिटेल से नहीं दिया, ठीक है, क्लास 10 में थोड़ा सा दिया, बाकी AC DC करंट से क्वेश्चन पूछता है, एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मतलब 8 से 10 मिनट अगर समझाया जाए तो 8 से 10 मिनट टाइम लगेगा। AC DC करंट क्या होता है, तो AC करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, हिंदी नहीं ध्यान रखना, इंग्लिश ही ध्यान रखना। AC करंट अल्टरनेटिंग करंट, और DC मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है। वह धारा जिसकी दिशा समय समय पर बदलती रहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, AC करंट बोलते हैं, ठीक है। भारत में हर 1/100 सेकंड के बाद धारा की दिशा बदल जाती है, यानी भारत में AC का आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितना होता है 50 हर्ट्ज। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, AC करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है कितना होता है 50 हर्ट्ज होता है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। तो कितना हर्ट्ज होता है 50 हर्ट्ज। अब देखिए AC करंट के लाभ, या लंबी दूरी तक बिना ऊर्जा की अधिक हानि के संचारित, मतलब इसको ट्रांसफर, जैसे मान लीजिए बहुत दूर से अगर हमें करंट लेकर आना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, AC करंट, ठीक है। इसको दूर से लेकर आके, इसमें जो ऊर्जा की हानि होती है ना कम होती है, जबकि DC को ऐसा नहीं कर सकते। DC को हम लोग दूर स्टोर करके रख सकते हैं, ध्यान रखना। AC को हम लोग स्टोर भी नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते, जबकि DC को हम लोग स्टोर, जैसे बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी होता है उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होता है, वो किस फॉर्म में होता है, DC करंट होता है, क्या होता है डायरेक्ट करंट होता है। अब देखते हैं, जो धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, DC करंट बोलते हैं। अब देखिए AC से खतरनाक DC होता है, क्योंकि DC में मात्रा चेंज ही नहीं होता, और इसमें मात्रा चेंज होता है, मतलब इसमें मौका मिल सकता है आपको छूटना है, लेकिन DC करंट में कोई चांस नहीं, उठा के पटक देगा तुरंत, ठीक है। अब देखते हैं, घरेलू विद्युत सर्किट। अब घरेलू का जो विद्युत सर्किट होता है ना, ये AC करंट पर आधारित होता है, किस पे होता है, AC करंट पे। और दूसरा चीज ध्यान रखना है, जो घर का जो वोल्टेज होता है ना 220 वोल्टेज होता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसमें देखिए जो तार होते हैं ना 3 चीज होता है, एक हमारा लाइव वायर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेन वायर बोलते हैं या जिंदा तार बोलते हैं, एक हमारा न्यूट्रल वायर होता है, और एक हमारा होता है अर्थिंग वायर, मतलब 3 वायर होते हैं। ये फ्यूज वायर के बारे में, सर्किट, ये तीनों तार के बारे में हम लोग डिटेल से इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक टॉपिक मतलब मैंने उसमें थंबनेल में लिखा हुआ है, आप लोग चाहते हो फ्यूज टॉपिक करके शॉर्ट सर्किट करके आप लोग वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने डिटेल से इन सब के बारे में समझाया। अर्थिंग वायर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बताया, ठीक है। उसमें मतलब डिटेल से मैंने सारे चीज डिस्कस किया, आप हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट सर्किट क्या होता है इसके बारे में हमने डिटेल से वहाँ पे डिस्कस किया, और शॉर्ट सर्किट से बच कैसे सकते हैं, वहाँ पे MCB का यूज क्यों किया जाता है, ठीक है। उसके मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो सर्किट, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जैसे जो मेन वायर है ना और न्यूट्रल वायर, ये दोनों को आपस में जब मिल जाता है ना तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इस कंडीशन में करंट का मात्रा ना अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसके लिए हम लोग फ्यूज वायर का यूज करते हैं, मतलब इससे बचने के लिए, ठीक है। वही चीज़, उसके बारे में हमने डिटेल से वहाँ पे स्टडी किया है, ठीक है। आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब लोग को पता है जैसे शॉर्ट सर्किट का जो कारण क्या होता है, जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाए, ठीक है।
अगला पॉइंट है किसी विद्युत उपकरण में खराबी, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस में कर चुके हैं, ठीक है। ओवरलोडिंग क्या होता है, अतिभारण, जब भी विद्युत परिपथ की धारा की मात्रा अधिक मतलब अधिक मात्रा में प्रवाहित होने लगती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसका कारण क्या है, एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत उपकरण को संयोजित करने से भी क्या होता है, अतिभारण हो जाता है, मतलब एक ही सॉकेट से कई सारे हम लोग मतलब यूज कर रहे हैं उपकरण। अगला है लाइव वायर तथा न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाए, जैसे संपर्क में आएंगे तुरंत क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और करंट की मात्रा अचानक से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। दुर्घटनावश अधिक वोल्टता वाले विद्युत धारा के प्रवाह होने से, ये भी चीज़, ठीक है। अब देखिए फ्यूज एक उपकरण मतलब एक पतला तार होता है, वायर होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा बढ़ेगी, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़े हैं आप लोग क्या पढ़े, जूल ने दिया था। जैसे ही करंट की मात्रा बढ़ेगी, जहाँ कहीं भी करंट चल रहा है वहाँ पे क्या होगा, हीट भी पैदा होगा। अब जैसे ही यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, उसी कंडीशन में तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब हीट की भी मात्रा क्या होने लगी, बढ़ने लगेगी। अब हीट की मात्रा जैसे बढ़ जाएगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, बस बहुत ही लो होता है, ये तुरंत पिघल जाएगा, ठीक है, ये मेल्ट हो जाएगा और ये सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सर्किट जैसे मान लीजिए यहाँ पे तार के बीच में यहाँ फ्यूज लगा हुआ, ये सर्किट हो गया ब्रेक, अब करंट आगे जाएगा नहीं, इससे हमारा उपकरण खराब नहीं होगा, इसे ध्यान रखना। तो हम लोग शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्यूज वायर का यूज किया था, इसे ध्यान रखना। तो यह एक सुरक्षात्मक उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ तथा विद्युत उपकरणों को शॉर्ट सर्किट तथा ओवरलोडिंग अतिभारण से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। फ्यूज कम गलनांक मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट वाले पदार्थ का बना होता है। फ्यूज हमेशा विद्युत मानता है, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछता है, फ्यूज को हम लोग जोड़ते किस में, हमेशा लाइव वायर में। वहाँ पे हम लोग जो पढ़े हैं ना फ्यूज को, वहाँ पर डिटेल से इस सब टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो फ्यूज क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन, फ्यूज को हम लोग किस में जोड़ते हैं, हमेशा लाइव वायर को, जो मेन वायर हमारा होता है जो रेड कलर का होता है, ठीक है, इसी में जोड़ा जाता है, ठीक है। परिपथ में विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होने पर फ्यूज तार पिघल कर क्या होता है, प्रवाह को रोक देता है, वही चीज़ होता है, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई बचा हुआ है, और क्या ह्यूमन आई तो कंप्लीट हो चुका है, अब बचा हुआ है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।